नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 से इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ गांधी जी, जिनको आप लगातार धरना प्रदर्शन में या कहीं आवाज़ उठाते हुए लगातार आप देखते हैं। आज हम जानेंगे कि इन मुद्दों को वो कैसे उठाते हैं और क्यों उठाते हैं और कैसा कैसा उनका संघर्ष है और किस लिए वो लड़ रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक बात दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। लेकिन दर्शक आपको पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, उनको परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ गांधी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और इससे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं 2005 में। और जो मेरी शिक्षा हुई है वो एएमयू से, जामिया से और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से मेरी उच्च शिक्षा हुई है। और उसके बाद मैंने काफ़ी साल लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। पहले भी मैं राजनीति में था क्योंकि 2005 में मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना तब से मैं राजनीति में हूँ। लेकिन मैं पठन पाठन का कार्य भी करता था और उसके बाद राजनीति भी करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हूँ। सर, आपकी इतनी अच्छी एजुकेशन है, इतनी आपने मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद आप इतने बड़े संघर्ष में आ गए। लेकिन कुछ और रास्ता चुन सकते थे आप। देखिए, ये बुरा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है। मैं कहता हूँ कि राजनीति में आना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग जगह घेरते रहेंगे। और जब तक बुरे लोग राजनीति में रहेंगे, अनपढ़ लोग राजनीति में रहेंगे, राजनीति का भला नहीं हो सकता, देश और समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। सर, आप इतना बड़ा अपना अनुभव बताया आपने और इतनी बड़ी आपने कुर्बानी दी, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? पार्टियां तो और भी थी। देखिए, मैं पहले कांग्रेस में था। कुछ ऐसे वजूहत हो गई थी कि मैं समाजवादी पार्टी में आया। समाजवादी पार्टी में ये है कि यहाँ पर जो बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर हैं, आखिरी पायदान पर जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, है ना, हमारी माताएं बहनें हैं, और इसी तरह से हमारे जो दलित समाज है वो है ना, हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर वही समाज है और उसी समाज का भी विकास नहीं हुआ है। वही समाज शिक्षा से दूर है। वही समाज हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उससे दूर है, उसको बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। तो अगर हम उस दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ बनते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। समाजवादी पार्टी में कुछ आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी में एक गुंडई तरीके से काम होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 2012 से लेकर 2017 तक के माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार देखें तो उनका विजन देखिए, उनकी सोच देखिए। कभी उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो नहीं आई थी। सबसे पहले मेट्रो चलाने वाले कौन हैं? माननीय अखिलेश यादव जी हैं। कभी भी आईटी पार्क्स नहीं बने थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आईटी पार्क लाने वाले हैं। आज जो आप हाईवेज का नेटवर्क देख रहे हैं, इनकी शुरुआत करने वाले कौन हैं? माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अभी आप सोच सकते थे गरीब व्यक्ति के बच्चे को लैपटॉप मिलेगा, टैब मिलेगा, टैबलेट मिलेगा। आज बहुत सारे बच्चे जो अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए थे उनका इस्तेमाल करके विदेशों में जा रहे हैं, है ना। माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, वृद्ध जो महिलाओं को पेंशन देने का काम किया और सड़कों का जाल बिछाया। हमने मुख्यालयों से गांव देहातों को जोड़ा, तहसीलों को जोड़ा, एक नेटवर्क हमने जो है पूरा का पूरा बिछाया था। तो अखिलेश यादव जी एक विजनरी लीडर हैं। आज भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए ना, जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, जिसमें महिला उत्पीड़न में, दलितों के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और जिससे आप बुलडोजर राज और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं देते हैं, उस सरकार में ये हाल है। क्या इस सरकार में मर्डर नहीं हो रहे हैं? क्या इस सरकार में डकैती नहीं पड़ रही है? क्या रेप नहीं हो रहे हैं इस सरकार के अंदर? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या सिर्फ बुलडोजर चला देना काफ़ी है? क्या अदालतों को बंद कर देना चाहिए? जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, क्या उनको बंद कर देना चाहिए? फिर अदालतें क्यों बनाई हैं आपने? क्या आपको आज ही पता लग जाता है कि ये आदमी क्रिमिनल है और फिर कल जाके आप उसको बुलडोजर चला देते हैं? हमारा जो सिस्टम है वो संविधान से चलता है हमारा देश। हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर राजा महाराजाओं का राज चलता है, जहाँ पर ऑटोक्रेट्स का राज चलता है, जहाँ जो तानाशाह हैं उनका राज चलता है, हम तानाशाही व्यवस्था नहीं है, हम संवैधानिक व्यवस्था है। यहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति को एक संवैधानिक प्रक्रिया से, अदालत की प्रक्रिया से गुजारना होगा। बगैर गुजारे आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, एक ही दिन में आप न्याय कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर जस्टिस है। ये बुलडोजर न्याय है, ये बुलडोजर न्याय नहीं है, अन्याय है किसी के साथ। सर, अभी आप बात कर रहे थे महिला उत्पीड़न,
और जितने भी ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी नारी शक्ति बंधन और महिलाओं के सम्मान की बात अभी जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बीजेपी का ड्रामा है। अभी ये बिल लेकर आए थे वुमेन रिजर्वेशन के लिए। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लीडर्स ने कहा, राहुल जी ने कहा कि आज ही दे दीजिए आप। संविधान में एक संशोधन करना है, महिला आरक्षण जो 543 सीटें हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ रहे हैं। और इन्होंने ही कहा था कि डिलिमिटेशन कब होगा, जब ये वाला सेंसस हो जाएगा, जो करंट सेंसस है वो हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आंकड़े आएंगे ना, उसके बाद आपके पास जातिगत आंकड़े भी आ जाएंगे और वैसे आंकड़े भी आ जाएंगे, तब डिलिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण से जोड़ रहे हैं और आप ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो सीटें आप जीत कर आते हैं उनको 2 टुकड़ों में कर देंगे। तो 850 में 500 सीटें तो आप हर बार लेकर आएंगे, और उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है उसके अंदर बराबरी नहीं रहेगी। दक्षिण भारत का जो शेयर है वो सीटों में कम हो जाएगा, उत्तर भारत का शेयर बढ़ जाएगा, और उत्तर भारत के अंदर आप ऐसे काट पीट करेंगे कि आप हमेशा जीत के आते रहें। डिलिमिटेशन से आप यही करने वाले हैं। तो उत्तर जो दक्षिण भारत है उसकी क्या गलती है? उसने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करी, उसने औद्योगिक विकास किया, और जो उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, वहाँ पर औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को यानी जनसंख्या को माध्यम बनाएंगे तो उत्तर भारत की सीटें ज़्यादा होंगी, दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी। तो इसे आप 850 सीट करके उसमें महिला आरक्षण दे देंगे, यानी कि आप महिला आरक्षण के माध्यम से भी अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, और वैसे भी अपनी सीटें काट छाट करके ऐसी बनाएंगे कि आपका राज रहे हमेशा, और इसीलिए शायद आप बोलते हैं कि 50 साल तक हम राज करेंगे। तो ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। सर, अभी कुछ दिन पहले आप सांसद जी का एक प्रोग्राम था, तो उसमें एक 500 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की जा रही थी। अगर सरकार बनती है तो 500 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, और अभी भी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जब भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन सर, अन्य पार्टियों के तो आरोप लगते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर आपकी ज़मीन भी अगर मुफ्त में दे दे, लेकिन पब्लिक फिर भी भरोसा नहीं करेगी। आप दूर मत जाइए ना, आप कासगंज कर देख लीजिए, आज ज़मीनों पे कौन कब्जा कर रहा है, सर्वे कर लीजिए। ज़मीनों पे ज़्यादातर कब्जे करने वाले बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि सत्ता उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा। आप गंगा जी पे चले जाइए, गंगा जी पे तरबूज खरबूज की खेती होती है, आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं ना। किन लोगों के कब्जे हैं वहाँ? ज़मीनों के जो पट्टे हैं, या ज़मीन किसी के नाम नहीं है कि गंगा जी पे आप ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ज़मीन मेरी यहाँ थी, कल वो ज़मीन आपकी वहाँ है, क्योंकि गंगा जी अपना रूट बदल लेती हैं। तो वहाँ संघर्ष होता है हर साल, जिसकी लाठी उसकी बहस होती है वहाँ पर। और देख लीजिए कौन लोग खेती कर रहे हैं, जिन्होंने 500 बीघा खेती घेरी हुई है, वो कौन लोग हैं? क्या वो बीजेपी के लोग नहीं हैं? आप उठाकर देख लीजिए, पूरा कचला घाट से चलिए और पूरा गंगा जी के किनारे किनारे चलते रहिए, जहाँ गेहूं की खेती होती है, तरबूज, खीरा, जो सीताफल की खेती होती है, और हज़ारों बीघा ज़मीन कौन लोग घेरे हुए हैं? शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आज उनकी मामला भी निकल के आया था जल्दी से कि एक वाल्मीकि समाज की फसल थी, बताते हैं 20 से 24 बीघा, उसको रात में कंपाइन लगा करके काट ले गए। कौन लोग काट ले? आप ये तो नहीं कह सकते कौन लोग काट ले गए। सरकार को जांच करानी चाहिए, सरकार को जांच करानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि किसी खून पसीने की कमाई आपको एक ऐसे कैसे काट ले जाएगा। मैं कहता हूँ जिला प्रशासन से, खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहूँगा और वहाँ के जो SDM है उनसे कहूँगा कि इसकी जांच कराएं, और जिसका हक है उसको हक दिलाया जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज वंचित समाज है। अगर उसने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है तो उसको वापस मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उनकी फसल को काट के ले गए? क्या शासन ले गया, प्रशासन ले गया, या कोई दबंग ले गए? ये जांच होनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जांच हो और जिसका हक है उसको दिलाया जाए। और सर, आपका जो स्ट्रगल, आप जगह जगह हम देखते हैं कि आपके वीडियोस आते हैं कि आप रोडों पर बैठ जाते हैं, नालियों पर बैठ जाते हैं मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन सर वो विकास कार्य वो हो क्यों नहीं रहे? उसकी वजह क्या है सर? देखिए, होते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं, और 80% ऐसा होता है कि जिन मांगों को मैं उठाता हूँ वो हो जाती हैं, चाहे सड़कों पे गड्ढे हों वो भरने की बात हो, या कहीं खंभा टूटा है वो बात हो, या कहीं नालियों की सफाई है, कहीं जल भराव हो रहा है वो बात हो, या और भी इस तरह की समस्याएं होती हैं, खाद नहीं मिल रहा है लोगों को, तो हम वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा, ये
आवाज़ उठाने के बाद ही क्यों, पहले से क्यों नहीं होते? पहले भी तो काम हो सकते हैं। ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनकी सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एसी कमरों में बैठे रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो हम जैसा कोई सरफिरा व्यक्ति निकलता है और कैमरा खोलता है और वो समस्या दिखाता है और सरकारी अफसरों को भेजता है, तब जाके वो होती है। यानी कि मुद्दा बनाना पड़ेगा आपको। हर चीज़ अधिकारी की नज़र में नहीं है। अधिकारी कमरे में बैठा हुआ है, कमरे से निकल के अपनी कार में बैठता है और उसके बाद कुछ चंद लोगों से मिलता है और वापस अपने घर चला जाता है। तो उसे जगह जगह की नॉलेज नहीं है। मैंने फैसला किया कि जिस तरह से मीडिया बंधु कैमरे को और डिजिटल मीडिया को अपना एक शस्त्र बनाए हुए हैं, मैंने भी मीडिया और सोशल मीडिया और कैमरे को एक शस्त्र बनाया है और मैं सबूत देता हूं अधिकारियों को वीडियो के रूप में कि ये वीडियो है, उस जगह ये गड्ढा है, उस जगह ये पोल टूटा हुआ है, उस जगह ये जो 11,000 का तारा बहुत नीचे आ गया है ना, उस जगह गंगा जी कटान कर रही हैं, है ना, यहाँ पर बांध बनना चाहिए। तो ये सारी की सारी स्थिति मैं दिखाता हूँ और मेरे जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो थोड़ा सा बहुत अजीबोगरीब होते हैं। वो अधिकारियों का अटेंशन खींचते हैं। जैसे एक सड़क पे गड्ढे थे तो मैंने वहाँ पानी भर के वहाँ धान लगा दिए, तो अगले दिन अखबार में आया। और मैं किसी काम से अगले दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी उस समय हर्षिता माथुर जी, उनसे मिलने गया तो उन्होंने अखबार पढ़ा होगा तो मुझसे बोल दिया आजकल काफ़ी धान लगा रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम धान लगाना तो ठीक है क्योंकि उस पर तो रोड पे कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा धान ही लगा दूं। तो मेरा एक तरीका है जहां अधिकारी का ध्यान आकृष्ट होता है। अब मैं जैसे कहीं गड्ढा है सड़क पे तो मैं वहां से मछली पकड़ने लगता हूँ, है ना, मैं ले गया और मछली पकड़ने लगा वहाँ पर, है ना। और मैं आपको बताऊं ऑन घाट से लेके मैं एटा गया था। एटा का रोड बहुत ख़राब था, ये ऑन 16 किलोमीटर का। यहाँ से गंजडुनवारा से सुड़पुरा जाएंगे बहुत अच्छा रोड था, लेकिन ऑन घाट से लेके जो एटा तक रोड गया 16 किलोमीटर वो बहुत ही ख़राब था। हमारी माताएं बहनें जाती थी डिलीवरी वगैरह के लिए आगरा और दिल्ली, तो बहुत ही मुश्किल आती थी, बहुत कम स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ती थी। मैं पैदल यात्रा की, मैं लालटेन ले गया और मैंने दिन में लालटेन ले गया और टॉर्च भी ले रखी थी और एक मैंने एक प्ले कार्ड तैयार किया हुआ था जिस पे ये लिखा हुआ था कि ऑन घाट रोड बनना चाहिए। और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाके मिला तो उन्होंने कहा और उनको ज्ञापन दिया। तो जब उन्होंने देखा ये लालटेन वगैरह क्यों लेकर आप आए हैं, तो मैंने कहा लालटेन में इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि दिन में भी आपको सड़कें में गड्ढे नहीं दिखते हैं। उन गड्ढों को दिखाने के लिए मैं लालटेन और टॉर्च लेकर आपके लिए आया हूँ। तो एक अधिकारी का दिमाग उस तरफ जाता है और मीडिया का भी जाता है, लोगों का भी जाता है, तो वो चीज़ मुद्दा बन जाती है। वो चीज़ मुद्दा बन जाती है और जब चीज़ मुद्दा बनती है तो सरकार को लगता है कि अब तो बुराई हो रही है। तो इस चक्कर में कि सरकार की बुराई ना हो, इस चक्कर में मेरी समस्या पे समाधान हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं मैंने उठाई हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं उठाई हैं और सबसे बड़ी बात है मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं जानता हूँ किस अधिकारी को अप्रोच करना है। मैं जानता हूँ कि ट्विटर के माध्यम से किन किन लोगों को मैं टैग कर दूंगा, उनके हैंडल्स को, तो उन तक बात पहुँच जाएगी, है ना। तो मैं लखनऊ से लेकर और जिले तक सारे अधिकारियों को टैग कर देता हूँ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को टैग कर देता हूँ, ऊर्जा मंत्री हैं तो ऊर्जा मंत्री को कर देता हूँ, अगर सिंचाई मंत्री है तो सिंचाई मंत्री को। तो सोशल मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और मेरा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, शांतिपूर्ण तरीका है और ये तरीका हर किसी को अपनाना चाहिए। आज अब्दुल हफीज़ गांधी हर गाँव में, हर शहर में अगर पैदा हो जाएंगे तो आपके क्षेत्र में विकास हो जाएगा। सरकारें कोई भी हों, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग अपनी समस्याओं को नहीं उठाएंगे, कोई विकास नहीं होगा। लेकिन सर कहीं कहीं हम देखते हैं कि इतनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं पहुँचता, लेकिन वहाँ से हादसे आए दिन होते हैं, हादसे आए दिन होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल होता है। देखिए एक नेताओं को, हमारे यहाँ नेता क्या करते हैं, सिर्फ शादी में जाना और वहाँ फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालने को राजनीति समझते हैं। वो उस रास्ते से निकलेंगे लेकिन कभी समस्या को नहीं उठाएंगे। मेरी एक आदत है, अगर मैं कहीं निकल रहा हूँ और समस्या देख रहा हूँ तो मैं उठाता हूँ। कल या अभी 2-3 दिन पहले मैं दरियागंज से पटियाली की तरफ आ रहा था, तो जो ये बदायूं मेनपुरी हाईवे कहलाता है उस पर जगह जगह गड्ढे हो गए। मैं रात को 11 बजे अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने वहाँ वीडियो बनाया, फिर अधिकारियों को मैंने ज्ञापन दिया जाकर, है ना। अब उम्मीद है कि वो जल्दी वो गड्ढे भर जाएंगे। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हो सकता है, मैं आपको बताऊं, जैसे आप एटा रोड पे जाइए, गंजडुनवारा से एटा रोड पे जाइए, वहाँ पर एक नहर पर एक पुलिया है जो इस तरह से बनी हुई है कि सामने से अगर आप आते हैं तो बहुत खतरनाक मोड़ है, तो लोग क्या करते हैं उस पुलिया में घुस जाते हैं और फिर वो नहर में गिर जाते हैं। इसमें काफ़ी मौतें हुई हैं। मैंने एटा के पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा कि ये पुलिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या तो आप इसको सीधा कर दीजिए या यहाँ पर इस तरह के कोई अवरोधक या कोई इस तरह का तंत्र लगा दीजिए कि लोगों को पता लग जाए। वहाँ पर स्टील का बहुत बड़ा फ्रेम बहुत दूर तक अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगा दिया है। अगर मैं वहाँ से निकलता और मैं भी दूसरों की तरह वहाँ से निकल जाता तो उस समस्या का कभी भी समाधान नहीं होता।
मैंने देखा कि ये मोड़ बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक गणेशपुर के मेरे ही दोस्त हैं, उनके भाई वहाँ पर आ रहे थे और उस पुलिया पे जाके वो पता नहीं कर पाए और वो जाके नहर में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। मैंने ये समस्या उठाई और आज जाके देख सकते हैं, खुद पुष्टि कर लीजिए जाकर। वहाँ पर स्टील का बहुत बड़ा फ्रेम लग गया है, करीब 100 मीटर तक फ्रेम लगा दिया है। तो अब हम पता कर सकते हैं कि ये मोड़ खतरनाक है, हमें इधर से मुड़ना है। सर ये सारे संघर्ष हैं आपके, तो ये अकेले ही आप करते हैं कि आपके साथ भी कोई कुछ लोग रहते हैं? कि देखिए, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ लोग हैं। जब मैं आह्वान करता हूं तो आते हैं। अभी स्मार्ट मीटर की समस्या थी, सरकार ने करीब 87 लाख मीटर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर बताए जबरदस्ती प्रीपेड कर दिए। लोगों की बिजली कटने लगी, नेगेटिव जैसी बैलेंस होता था उनकी बिजली कट जाती थी। पता लगा परिवार में रिश्तेदार आए और बिजली कट गई, और 2-2 घंटे पैसा जमा करने के बाद भी बिजली नहीं आती थी। हमने धरना प्रदर्शन दिया, आह्वान किया, और हज़ारों की तादाद में बिजली घर के सामने इस 21 अप्रैल को हमने धरना प्रदर्शन किया था, और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने मांग की। इसके वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो जनता हमारे साथ है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मैं कितना भी एजुकेटेड, कितना भी शिक्षित हो जाऊँ, लेकिन जब तक जनता साथ नहीं देगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जनता को हम जागरूक कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ। मैं जागरूक करता हूँ, कानूनी पहलू पर जागरूक करता हूँ, मैं सामाजिक मुद्दों पे जागरूक करता हूँ। मैं लोगों को पढ़ने के लिए जो है आह्वान करता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही आपकी गरीबी दूर कर सकती है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। और मैंने पहले कहा कि हर गांव देहात में, हर शहर में अगर अब्दुल हफीज़ गांधी पैदा हो जाए तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा काम है हर गांव देहात में एक अब्दुल हफीज़ गांधी पैदा करना, यानी कि जागरूक करना लोगों को, और वो खुद जागरूक हो जाएंगे तो खुद अपनी समस्याएं उठा लेंगे। तो मेरा जो काम है वो कम हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि हर गांव देहात में हों, और अब लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए, पहले लोग सोशल मीडिया पे समस्याएं डालने में डरते थे, अब मैं देख रहा हूं लोग डाल रहे हैं। अपने गली में कुछ खंबा टूट गया आंधी में तो वो डाल रहे हैं, तार टूट गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो वो डाल रहे हैं। कम से कम जनता के बीच तो वो चीज़ जा रही है ना, और अधिकारियों तक भी पहुंचती है। फिर अधिकारियों को डर लगता है कि सरकार तक ना पहुंच जाए। सर अभी हम देखते हैं कि एक दैनिक भास्कर का एक सर्वे चल रहा था, उसमें आपका सर्वे 68% लगभग आया था। तो ये कैसे आए सर? वो जनता की मोहब्बत है। जनता ने पूरा प्यार और मोहब्बत और जितना भी दुलार हो सकता है मुझ पर उड़ेल दिया। और 68% जो पटियाली विधानसभा के लोग हैं, उन्होंने पहली पसंद मुझे बनाया है 2027 के लिए। दैनिक भास्कर ने 403 सीटों पे सर्वे कराया था, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था, और वो सर्वे मोबाइल से था। तो गांव देहात में बैठे युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे जो भी भाई हैं, उन्होंने सबने मुझे वोट दिया, और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि मुझे 68% लोगों ने पसंद किया। और उस सर्वे के बाद मैं समझता हूँ कि मेरी लोकप्रियता भी बढ़ी है, लोगों के अंदर मेरा विश्वास भी बढ़ा है, और मैंने लोगों का विश्वास अपने काम से जीता है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? अपने काम से जीतेंगे। मैं बहुत ही गंभीर रहता हूँ, बहुत ही सक्रिय रहता हूँ, हर जगह पहुँचता हूँ। कहीं पर कोई बिजली के तारों से जल गया, वहाँ पर मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ तुरंत पहुँच जाता हूँ। लोगों के FIR कराता हूँ, अब वकीलों से मदद कराता हूँ। SDM, तहसीलदार, लेखपाल, DM, ADM, इन सब से मिलता हूँ, समस्याएं उठाता हूँ, उनके पास जाता हूँ, बार बार जाता हूँ। और ट्विटर का इस्तेमाल करता हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, ईमेल करता हूँ। तो बहुत सारे तरीके से मैं दबाव बनाने का काम करता हूँ, और मेरा जो दबाव है वो लोकतांत्रिक होता है, इसलिए मेरे काम भी होते हैं। सर अब 2027 के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, पब्लिक भी आपके साथ है, आप बता रहे हैं भी तो। लेकिन 2000 उस इलेक्शन से पहले आपको लगता है कि वो उम्मीदवार बनने से पहले आप वो काम कर सकते हैं जो बाद में नहीं कर सकते? देखिए, काम तो निरंतरता में होता है जी। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उनको गति मिल जाएगी अगर मेरे पास कुछ ताकत आ जाती है तो। जी। और काम तो हम करते रहेंगे चाहे अवसर मिले या ना मिले, क्योंकि जब हम इस फील्ड में उतरे हैं, जन सेवा, समाज सेवा में उतरे हैं, तो ये तो काम तो चलता रहेगा। सर आपको लगता है कि और ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? अब बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ताकत बढ़ जाती है, आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, है ना, चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो उन चीज़ों की मदद से आप जनता को ज़्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं। आप घर से कितना पैसा लगाएंगे, है ना। मैं तो 1 लाख की नौकरी छोड़ के आया हूँ, घर से मांगते हो अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी एक तनख्वाह होगी, आपकी डीजल के लिए भी मिलेगा, लोगों को चाय पिलाने के लिए भी मिलता है, एक PA भी मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जब कोई बनता है प्रतिनिधि तो उसका अधिकारी भी सम्मान करता है ना, अधिकारी भी उठता है, सम्मान देता है, और जो भी हम समस्या लेके जाएंगे वो और गंभीरता से सुनेगा। आज हो सकता है अधिकारी मुझे उस गंभीरता से ना लें, लेकिन जब मैं जनप्रतिनिधि बन जाऊंगा तो उसको और ज़्यादा गंभीरता से अधिकारी लेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ वो मैं कल कर पाऊंगा, यदि लोग अपना प्यार, मोहब्बत, प्रेम और ओहदा मुझे देते हैं तो मैं अच्छा काम कर पाऊंगा।
धन्यवाद सर। और सर, आपकी जनता है, जनता के लिए आपका एक संदेश क्या है? मेरा जनता के लिए बस एक ही संदेश है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, जागरूक हों, क्योंकि जब तक आप शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपका मुकद्दर कोई नहीं बदल सकता। आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, आप अपने बच्चों को दीजिए, आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। थाली अगर बेचनी पड़े बच्चों की शिक्षा के लिए तो थाली बेच दीजिए, क्योंकि हाथ पे रख के रोटी खाई जा सकती है, लेकिन जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो वो थाली भी खरीद लेगा, घर भी खरीद लेगा, टीवी भी खरीद लेगा, सोफा सेट भी खरीद लेगा। लेकिन अगर आज आपने थाली नहीं बेची शिक्षा के लिए तो जिंदगी भर आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इस पिछड़े इलाके से निकलकर इस भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, और आज मेरे अंदर जो बाबा साहब ने कहा था कि अगर जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसको पी लेता है वो दहाड़ता है। तो आज मेरा जो तरीका है वो वही है कि मैंने शेरनी का दूध पिया है, मैंने शिक्षा पी है ना, मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आप आधी रोटी खाइए, आप अपने पेट पे पत्थर बांधिए। आपको अगर कहीं से कर्जा लेना पड़े अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तो कर्जा लीजिए, लेकिन शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी की शिक्षा दीजिए, कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, साइंस की शिक्षा दीजिए, गणित पढ़ाइए उसे, उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाइए, पायलट बनाइए, जो बना सकते हैं उसे बनाइए। मेरा दावा है आपके साथ कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ करेगा, आपके परिवार का नाम भी रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा, और उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी सुधर जाएंगी, क्योंकि जो शिक्षित परिवार होता है ना उसको हर कोई पसंद करता है। इसलिए मैं कहूँगा, मेरा संदेश है कि राजनीति तो होती रहेगी, हम जैसे लोग आए हैं कल चले जाएंगे, है ना, लेकिन बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके परिवार के हित में तो है, ये देश हित में भी है, क्योंकि जितना शिक्षित समाज होगा उतना बेहतर समाज होगा, एक दूसरे पर भरोसा होगा, प्रेम होगा, समाज के अंदर कहीं ना कहीं अनुशासन आएगा, है ना, हम विकास की तरफ जाएंगे। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा आखिरी संदेश आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, और अंग्रेजी, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स इसकी शिक्षा भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। अगर आप अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका बच्चा पिछड़ जाएगा। इसलिए उसको जितनी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सकती है वो आप दें, क्योंकि आप अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, वो तो ज़रूरी है, लेकिन अच्छी शिक्षा देना उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर माँ बाप खिला लेता है, हर माँ बाप अच्छा पहना लेता है, लेकिन हर माँ बाप शिक्षा नहीं दे रहा है। तो शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे नज़दीक सबसे अगर कोई ज़रूरी है इस दुनिया के अंदर तो वो शिक्षा प्राप्त करना है। ओके, धन्यवाद सर। तो आपको कैसा लगा अब्दुल हफीज़ गांधी जी ने जो अपने विचार रखे, और पटियाली के लिए जो मेहनत है इनकी, और वो मेहनत कैसी है, आप जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, क्यों हमने आपको पहले ही बताया कि जगह जगह ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जहाँ कभी कोई मुद्दों को देखने के लिए नहीं आता। और अभी उन्होंने बताया कि मैं ऐसी जगह मुद्दों को उठाता हूँ, अकेला अगर रोड पर चल के जा रहा हूँ उन मुद्दों को उठाया, लेकिन वहाँ भी अधिकारियों का रुख होता है और वो काम हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, और आपके अगर कोई सवाल हैं तो हम कमेंट में करिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अब्दुल हफीज़ गांधी से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो गंडुडवारा में आकर के मिल सकते हैं, और कोई अगर सवाल हैं तो आकर के कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।